हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैब, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उन्हें ये पढ़ना है कि भारत एक संभावित महाशक्ति कैसे है, कैसे इंडिया एक पोटेंशियल इमर्जिंग पावर है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो भाई, आप सभी को पता है कि भारत कई संदर्भ में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। हमें ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रामाणिकता या तथ्यों का वर्णन करना है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में इंडिया कैन बी बिकम, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया बन सकता है एक पोटेंशियल सुपर पावर। तो भाई आप ध्यान रखना है कि रोजर्स मिल्टन एक विद्वान थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक लेख लिखा था जिनका नाम था फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी टू द क्रिएटिव आर्ट, इंडिया इज अ रैपिडली बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। ये इनकी बुक थी, इस बुक का नाम है ये। इनमें इन्होंने लिखा था कि भूल जाओ ऐसे भारत को जिसे हम कभी जानते थे, जो कभी किसी का उपनिवेश था और जो अपनी विदेश नीति कभी एक समय पर खुद नहीं चला पाता था, परंतु आज जो है हमारे सामने जो यह भारत है वो एक पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ा है और साथ साथ विश्व में ये भविष्य में एक महाशक्ति बन सकता है। ना केवल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई आर्थिक विवाद होता है या फिर दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होती है तो ये वैसे कार्य करते हैं जब यूएन जैसी संस्थाएं भी नहीं कर पाती है। तो इस वर्ष भारत में अगर हम देखें विकास दर की बात, तो वो चीन की विकास दर की तुलना से अधिक था। यानी हमने इतना विकास किया है कि जितना चाइना भी डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है और भारत का जो बैंगलोर है वो एक दूसरे से अपने सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में एक दूसरे से बहुत जुड़ गए हैं। अमेरिका अपना 65% सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया से ही बनवाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं ना, फिल्म के अभिनेता है जैसे प्रियंका चोपड़ा या और भी बहुत सारे फिल्म, इरफान खान थे ऐसे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉलीवुड में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं। और कई सारे इंडिया के ऐसे जो प्रेस है या फिर जो परमाणु शक्ति होने की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास देश बनाती है। सुरक्षा परिषद की अगर हम स्थायी सदस्यता की बात करें तो उसमें भी भारत के लिए पूरी जोर रूप से बहुत सारे देश हैं जो समर्थन करते हैं। अब इसमें सिर्फ चाइना ही ऐसा देश बचा है पांचों में से जो भारत के खिलाफ वीटो लगा के खड़ा है, या ये कह सकते हैं भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य का बनने से रोकने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं भारत ने कई सारे अपनी स्पेस एजेंसी चला रखी है, जैसे इसरो है, और वो कई अन्य देशों के साथ नासा या फिर ईएसए, यूरोपियन स्पेस स्टेशन जो है उनसे कनेक्ट होकर, उनसे जुड़ के बहुत सारी रिसर्च को कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कोविड को देखें, कोविड फैला तो उसने भी विश्व में कई देशों को वैक्सीनेशन के कार्य के लिए बहुत सारी वैक्सीन बना कर दी। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत जो भविष्य में एक महाशक्ति बन सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे राइटर क्या कहते हैं। हेनरी किसिंगर, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिप्लोमेसी। उसमें कहा था कि पिछले कुछ दशकों में ये चीज़ देख रहा है कि भाई विश्व में जो केंद्रीय देश हैं वो थोड़े से कमजोर, और बल्कि भारत, चीन जैसे देश जो है वो अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहे हैं और इससे समाज में धीरे धीरे शक्ति संतुलन हो रहा है। और भारत विश्व में आगे चल के क्या कर सकता है, परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद से ही इन्होंने ये बात कही थी कि ये भारत भी भविष्य में कभी एक महाशक्ति बन सकता है। भारत कब परमाणु संपन्न हुआ, तो भारत ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे पहला परमाणु परीक्षण 1 मई 1974 को किया था। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 1998 में किया था। और इसके साथ साथ भारत में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। विदेशी निवेश की जो विदेशी निवेश है एफडीआई वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे भारत का विकास काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक संभावित उभरती हुई महाशक्ति कही जा सकती है, हम कह सकते हैं। अब हम ऐसे पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो भारत को बिल्कुल कहता है कि ये एक महाशक्ति बन सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। आप सबको पता है कि विश्व जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है और साथ साथ भारत के अगर मैप को आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर अरेबियन सी। तो ये 3 पोर्शन इंडिया को फ्री करते हैं कि वो किसी भी दिशा में 3 नीचे साइड से वो व्यापार कर सकता है, और जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। और भारत अपना ज़्यादातर व्यापार इन सीज के थ्रू भी करता है ताकि उसको क्या मिल सके, उसको ट्रेड में ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं
उनसे इसके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं है, चाहे चाइना की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें। परंतु आज फिर भी ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया में अपनी एक खास पहचान, भारत, चीन और जापान टॉप देशों में से एक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो मानसून वगैरह है वो भी बहुत आता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पर्यटन, ठंडा मौसम, गर्म मौसम या बहुत सारे पर्यटन स्थल है, इसकी वजह से विदेशी बहुत सारे सैलानी हमारे देश में आते हैं और उसका बहुत सारा रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट को मिलता है, उससे हमें लाभ मिलता है। इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कहा था कि भारत एक दक्षिण एशिया को पूर्व एशिया से जोड़ने का एक भू सेतु का भी कार्य करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व को जोड़ने का भारत एक कार्य भी करता है। इसके साथ साथ जनसंख्या के कारण की बात करें तो भारत जो है विश्व में चाइना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी क्या है, चाइना भारत के पास में जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या है। और इसकी वजह से भारत में हम एक चीज़ देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा युवा है और भारत में लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो युवा है। और जिस देश के पास भी इतने परसेंट आर्मी हो, इतने परसेंट युवा हो, तो वो आर्मी वहाँ की मजबूत हो सकती है, वहाँ की श्रम शक्ति मजबूत हो सकती है और साथ साथ वे देश हमेशा विकास गति में आगे रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर काम करने वाले हैंगे। वर्तमान समय की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा श्रम शक्ति है, परंतु बेरोजगारी के कारण भारत की स्थिति थोड़ी सी डवाडोल रहती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत अपनी जो जनसंख्या की नीति है इस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो 2025 तक वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि चाइना ने 1990 के टाइम पे अपनी जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था और इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी पर दबाव जो था जनसंख्या का उसको कम किया था। और साथ साथ जो 2025 तक भारत जो है वो एक संभावित महाशक्ति बन जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि भारत भी जो संभावित महाशक्तियों में से एक होगा विश्व की। और अगर हम देखें भारत जिस हिसाब से विकास कर रहा है तो 2050 तक भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और साथ साथ भारत जो है 2070 तक विश्व की संपूर्ण महाशक्ति बनने के योग्य भी रह सकता है। अगला पॉइंट है इंग्लिश भाषा। तो आप सबको पता है 21वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर इंग्लिश भाषा का एक खास महत्व है। इंग्लिश भाषा ना केवल लोग बोलना, लिखना, पढ़ना, बल्कि व्यापारिक कार्यों में, बल्कि सैनिक डिप्लोमेसी, मीटिंग में, उन सब में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ भारत में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी ऐसी है जो कि इंग्लिश भाषा को यूज़ करती है और विश्व स्तर पर भारत में बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसे स्थान हैं जो कि विदेशी कंपनी सस्ते श्रम के कारण भारत में आकर अपना कार्य भी करवाती है। तो आर्थिक कारण की बात करें तो भारत का सकल घरेलू उत्पादन जो है वो अमेरिका, चीन, जापान के बाद में चौथे नंबर पर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था में विकास करता हुआ देश है। अगर हम बात करें तो औसतन हम 7% अपनी देश की इकोनॉमी को सुधार रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं और विश्व जो रिकॉर्ड है उस अगर विश्व स्तर पे अलग अलग समय पे जैसे IMF है, WB है और आप लोगों का W2 है वो अपनी रिपोर्ट देता है तो 2003 में इंडिया में ये बात कहा गया था कि भारत जो है वो काफ़ी तेजी से 10.4% की ओर से अपना देश में वृद्धि कर रहा है। और इसके साथ साथ 2007 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था हो जाएगी ऐसा अनुमान लगाया था। और ये औसतन दर हर साल हमारी इसी तरीके से बढ़ रही है कि किस तरीके से हम अपनी विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम बात करें उत्पादन के मामले में तो चीन के बाद में दूसरे नंबर पर भारत उत्पादन के मामले में अब आता है और भारत में बहुत सारी ऐसी IT कंपनी उनका प्रचार प्रसार हो रहा है जिसका हेड ऑफिस कहीं और है पर भारत में उनका संचालन हो रहा है जिससे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विकास बढ़ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा है ना, तो ये ऐसे देश हैं जो विश्व के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी या फिर इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा भारत में कई ऐसी कंपनियां जो भारत में व्यापार करती है जो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ों की है, ब्रांड की, जूतों की, है ना। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लोग जो है वो छुट्टी मनाने के लिए भारत में आते हैं क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार का मौसम, अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे राजनीतिक कारण की। तो भारत में राजनीतिक कारण यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका की तुलना में लोकतंत्र की बात करें तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी भारत अच्छे तरीके से अपनी प्रजातंत्र सरकारों को चलाते हैं। क्योंकि कई देशों में हम देखते हैं प्रजातंत्र जो है वो सफल नहीं है, परंतु कई लेखकों ने
भारत के लोकतंत्र की सराहना की है और भारत को संभावित विश्व की महाशक्ति बनने के लिए कहा है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की सदस्यता, तो G7 में से आप सबको पता है G4 देश ऐसे हैं जो भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करते हैं। साथ साथ भारत का समर्थन अब चाइना जो है अभी फिलहाल वो नहीं कर रहा। इसके अलावा सभी देश भारत की क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। सैनिक कारण की बात करें तो भारत में विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में भारत का नाम आता है। भारत की आर्मी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला भारतीय सेना और दूसरा भारतीय अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल या दल को हम कहें तो पुलिस कह सकते हैं, और ये हमारी आर्मी है। और विश्व में पूरे नंबर पे दुनिया के सबसे तीसरे नंबर पे मजबूत आर्मियों में से एक हमारी देश की आर्मी है। और विश्व में अगर हम बात करें तो 50 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास सैनिक है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे है। और एशिया में चाइना के बाद में हम आते हैं। इसके अलावा भारत जो है अपने ज़्यादातर हथियार जो है अमेरिका, रशिया, इजराइल, यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने हथियारों को खरीदता है और उनके साथ में समय समय पर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, डील या फिर जो एक्सरसाइजेस है, जो युद्ध अभ्यास है वो करता रहता है, ताकि अगर किसी देश से युद्ध हो जाए तो भारत उससे अच्छे तरीके से टैकल कर सके। इसके अलावा यूएन अगर अपनी कहीं भी शांति सेना भेजता है तो उसमें भारत भी अपनी सेना को कहीं ना कहीं उसमें भेजा जाता है भारत की ओर से। तो अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का संयुक्त राष्ट्र प्रजातांत्रिक निधि, इसमें अनुदान देने में वो अमेरिका की तुलना में भी काफ़ी आगे है, अमेरिका उसमें पीछे है। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का जो इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये विश्व के टॉप स्पेस एजेंसीज में सबसे पहले नासा आता है। उसके बाद भारत क्यों प्रसिद्ध है इसरो, तो भारत का इसरो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो सस्ते दामों पर अच्छे सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है और चाइना की तरह फ्लॉप नहीं रहते। चाइना के ज़्यादातर ऐसे या पाकिस्तान के ऐसे हम स्पेस एजेंसीज को देखते हैं जो ज़्यादातर फ्लॉप होता है। इसके अलावा भारत ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम का भेजा था, जो कि 1978 के लगभग में था। इसके अलावा भारत 2008 में चंद्रयान को भेजने की कोशिश कर रहा था और जो कि सफलतापूर्वक भेज भी दिया था। और 2017-18 के करीब में वहाँ पर आप सबको पता है कि जो चाइना का दक्षिणी पार्ट है उस जगह पर भी भेजा गया था, परंतु वो सफल नहीं रहा। मंगलयान के बारे में आप लोगों को पता है। तो भारत भी अपनी जीपीएस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्तर पर छात्र हैं जो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो आईआईटी में हो, आईआईएम के बारे में हो, या फिर आईआईएससी या एम्स से। ऐसे हैं बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया में आते हैं। तो हम ये सारे पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो भारत में ऊर्जा के लिए पर्याप्त भंडार है और नए नए जो मुंबई हाई या फिर राजस्थान के इलाकों में पेट्रोलियम के भंडार भी मिल रहे हैं। साथ के साथ भारत में जो खनिज संसाधन है वो भी बहुत ज़्यादा है और भारत इन खनिज संसाधनों का उपयोग जो है अपने ऐसी परिस्थिति में करना चाहता है जब उसे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाए और भारत दूसरे देशों को भी अपनी चीज़ें निर्यात करके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके। वर्तमान समय में हम पेट्रोलियम या जो खनिज संसाधन है वो बाहर से इसीलिए ज़्यादातर आयात करते हैं। और साथ साथ भारत क्या करता है, अपनी परमाणु ऊर्जा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी या जो भी चीज़ें उन सब चीज़ों को कंज्यूम करता है, ताकि उन सबको बनाता है ताकि वो नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। सो गाइस, इसी प्रकार से यही थी आप सबके लिए वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लाते रहें। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो इस तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, उस लिंक का यूज़ करके आप हमारे चैनल को गो थ्रू हो सकते हैं और हमें अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना कोई भी डाउट है, सुझाव है, वो भी दे सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।